हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स रोज दिन में 1 बजे लाइव चलता है। तो रोज दिन में 1 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतिहास के पहले पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के टोटल 31 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, सी ऑप्शन है काबूर ने, डी ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने। तो यंग इटली का स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने किया। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया। ए ऑप्शन है बिस्मार्क ने, बी ऑप्शन है मेजनी ने, सी ऑप्शन है नेपल्स ने, डी ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया। तो लाल कुर्ती क्या है, तो एक सेना है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो गैरीबाल्डी ने किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जो इटली देश है और जर्मनी देश है, ये वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है यूरोप, डी ऑप्शन है अफ्रीका। तो यहाँ पे इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ए ऑप्शन है साम्यवादी, बी ऑप्शन है लोकतांत्रिक, सी ऑप्शन है फांसीवादी, डी ऑप्शन है पूंजीवादी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो फांसीवादी का हुआ, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था। ए ऑप्शन है रूस का राजा, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, डी ऑप्शन है प्रसा का चांसलर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। ए ऑप्शन है सेडोवा का युद्ध, बी ऑप्शन है सेडान का युद्ध, सी ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, डी ऑप्शन है प्रसा का युद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो सेडान के युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है मॉस्को। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की वर्साय की संधि कब हुई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्साय की संधि कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1918 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1923 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साय की संधि कब हुई थी। तो वर्साय की संधि कब हुई थी, तो ये हुआ था 1919 में, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वार एंड पीस जो पुस्तक है ये किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय की, सी ऑप्शन है न्यूटन की, डी ऑप्शन है एंजल्स की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। यहां पे आपको बताना है कि जो बिस्मार्क था वो क्या था। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क क्या था, एक कूटनीतिज्ञ था, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर भी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा लीजिए और उसके बाद जैसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक बेल आइकन आएगा, इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लुई 14वां, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है नेपोलियन III, डी ऑप्शन है बिस्मार्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है मिस्र को, सी ऑप्शन है यूनान को, डी ऑप्शन है इंग्लैंड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम ने। 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था। तो बिस्मार्क ने अपनाया था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। यहां पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक कैसी संस्था थी। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है पादरियों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी, तो ये कैसी संस्था थी। तो ये व्यापारियों की संस्था थी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। जो गैरीवाल्डी था ये पेशे से क्या था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है नाविक, सी ऑप्शन है किसान, डी ऑप्शन है जमींदार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिखे जरूर उसको याद कर लीजिएगा और साथ ही उसका रिवीजन आप लोग शुरू कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना से, बी ऑप्शन है कार्बोनारी से, सी ऑप्शन है फिलिक्स से, डी ऑप्शन है डायट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांस और प्रसा के बीच कहां युद्ध हुआ था। ए ऑप्शन है सेडान में, बी ऑप्शन है सेडोवा में, सी ऑप्शन है यूरोप में, डी ऑप्शन है फ्रांस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था। तो सेडान में युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर भी
कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ए ऑप्शन है मेटरनिख ने, बी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, सी ऑप्शन है मेजनी ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो मेटरनिख ने किया था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर भी, कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? ए ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1799 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1804 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1815 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। तो ये 1804 ईस्वी में लागू हुआ, ये इसको आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो ये फ्रांस में था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? ए ऑप्शन है बिस्मार्क, बी ऑप्शन है कोसुथ, यहाँ पे सी ऑप्शन है गैरीबाल्डी, डी ऑप्शन है नेपोलियन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो गैरीबाल्डी था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है जर्मनी को, बी ऑप्शन है यूनान को, सी ऑप्शन है इटली को, डी ऑप्शन है भारत को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आप यहाँ पे लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 31 प्रश्न में से कितना सही किए हैं, और जितना आपका सही है वो सही है, और जितना आपका गलत है उसको उसी टाइम आप लोग क्या कीजिएगा कि नोटबुक उठाइएगा और उसे क्या कर लीजिएगा, लिख के उसे याद कर लीजिएगा और उसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिख कौन था? यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेटरनिख था वो कौन था। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तानाशाह, यहाँ पे होना चाहिए मेटरनिख क्या था? ए ऑप्शन है तानाशाह, बी ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, सी ऑप्शन है प्रतिक्रियावादी, डी ऑप्शन है सामंतीवादी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिख क्या था। तो मेटरनिख क्या था? तो एक प्रतिक्रियावादी था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1944 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1945 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1946 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1947 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है गैरीबाल्डी, सी ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल, डी ऑप्शन है मुसोलिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, और यंग इटली के भी संस्थापक एक ही आदमी है, और यंग यूरोप के भी संस्थापक एक ही आदमी है, यानी मेजनी है दोनों के संस्थापक। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सेनापति, बी ऑप्शन है राजदूत, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है गृह मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ए ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1866 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1871 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो ये संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि एड्रियानो पूल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। ए ऑप्शन है तुर्की और रूस के बीच में, बी ऑप्शन है यूनान और पोलैंड के बीच में, सी ऑप्शन है तुर्की और हंगरी के बीच में, डी ऑप्शन है हंगरी और पोलैंड के बीच में। तो यहां पे आपको बताना है कि एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लास्ट में आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, तो प्लीज आप लोग लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया में, सी ऑप्शन है हंगरी में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो ये जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला। ए ऑप्शन है रूस ने, बी ऑप्शन है ब्रिटेन ने, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया ने, डी ऑप्शन है फ्रांस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला। तो रूस ने कुचला, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ। ए ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1818 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1848 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वियना कांग्रेस कब हुआ। तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, होमवर्क प्रश्न देख लीजिए। उसके बाद आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे हम देने वाले हैं। आप लोग हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है आपके लिए कुछ करें। तो आज वो दिन आ गया है कि हम आपके लिए आज कुछ करेंगे। तो आप लोग प्लीज पूरा यहाँ पे होमवर्क प्रश्न के तक आप लोग इंतजार कीजिएगा। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है कंबोडिया में, सी ऑप्शन है वियतनाम में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपको क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में हमें बताना है। और यहाँ पे अभी शाम तक हमारा 40,000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। तो इसी के खुशी में हम आज क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं, इतना हमें सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। आप लोग सभी हमारे छोटे भाई बहन हैं और हम चाहते हैं कि आप तैयारी करें और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो और सब लोग 450 से ज़्यादा नंबर लाएं और सब लोग अपने माता पिता के साथ साथ हमारा भी नाम यहाँ पे रोशन करें। तो इसके लिए यहाँ पे एक निर्णय लिया गया है आस्क क्लास की तरफ से कि जो भी हम यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे उसका PDF हम आपको वहाँ पे देंगे। आज तक हम इसका PDF कभी नहीं दिए हैं, लेकिन ये सब आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं कि आज हम यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाए हैं, तो कल या शाम तक, आज ही शाम के 5 बजे आपको क्या होगा कि इसका PDF मिल जाएगा। तो इसका PDF मिल जाएगा, आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी एक भी कुछ रुपया खर्चा आपको नहीं करना है, फ्री में आपको PDF दिया जाएगा। और हमारे स्टडी ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो स्टडी ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में, और शाम तक इसका PDF आपको मिल जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए भी जितना आप लोग करते हैं उससे ज़्यादा हम आपको यहाँ पे कुछ देने का यहाँ पे हम सोच रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रहिएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका PDF हम शाम तक आपको दे देंगे ताकि आपको यहाँ पे लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको आप लोग खोल के इसका सोते भी रहिएगा तो मोबाइल लीजिएगा और उसमें PDF रहेगा इस चैप्टर के नाम से, तो आप लोग खोलिए
पढ़िएगा और एक बार आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो पीडीएफ बहुत ही बड़ी बात है, कोई भी चैनल नहीं देता है और हम आपको यहाँ पे देंगे चैप्टर वाइज यहाँ पे पीडीएफ। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और हमारे स्टडी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर ले लीजिए, इस पे आप लोग आवाज यहाँ पे वॉइस होता है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पे करके भेजिएगा। लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है और लड़कों के लिए अलग ग्रुप है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन लड़की है और कौन लड़का है, उसी को वैसे ही ग्रुप में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा नंबर है 8789307304। ये क्या है, हमारा व्हाट्सएप स्टडी नंबर है, इस पे स्टडी ग्रुप है, काफी 10-12 स्टडी ग्रुप है और सभी में पीडीएफ भेजा जाता है। लेकिन ऐसा पीडीएफ हम आज तक नहीं भेजे, ये सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इस व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में आप जुड़िए और हम आपको क्या करेंगे, पीडीएफ यहाँ पे सेंड करेंगे। जितना भी सभी विषयों का यहाँ पे पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग यहाँ पे देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज आप लोग वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजिएगा कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए। लड़की हो या लड़का कोई भी कर सकता है, बोलिएगा कि सर यहाँ पे ग्रुप में हमें ऐड कर दीजिए, तो हम आपको ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।